ज्ञान सार में आपका स्वागत है। आज हम मौर्य साम्राज्य के शानदार पतन के बाद के उस दौर में उतर रहे हैं जो अक्सर इतिहास की किताबों में कुछ पन्नों में सिमट कर रह जाता है। हम बात करेंगे सातवाहन राजवंश की, जिन्होंने दक्कन पर 400 साल से भी ज्यादा राज किया। और ये सिर्फ एक राजवंश की कहानी नहीं है, ये समझने की कोशिश है कि जब एक विशाल साम्राज्य बिखरता है तो उसके मलबे से कौन सी नई शक्तियां जन्म लेती हैं। सातवाहनों ने सिर्फ राज नहीं किया, उन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक ऐसा सांस्कृतिक पुल बनाया जिसकी छाप आज भी मौजूद है। बिल्कुल। तो आज की हमारी पड़ताल मौर्यों के बाद के राजनीतिक शून्य से शुरू होगी, जिसमें हम शुंग और कण्व वंश को देखेंगे, फिर सातवाहनों के लंबे और शानदार दौर में गोता लगाएंगे और अंत में उनके उत्तराधिकारियों इक्ष्वाकु, चेदी और शक्तिशाली वाकाटकों तक की कहानी समझेंगे। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो मौर्य साम्राज्य जैसा विशाल ढांचा जब गिरा तो शून्य को भरने के लिए सबसे पहले कौन आगे आया? कहानी शुंग वंश से शुरू होती है ना? हाँ, और इसकी शुरुआत किसी राज्याभिषेक से नहीं बल्कि एक बेहद नाटकीय और सार्वजनिक हत्या से हुई। मौर्य सेना के ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ को सेना का निरीक्षण करते समय मार डाला और सत्ता पर कब्जा कर लिया। ये सिर्फ राजा का बदलना नहीं था, ये एक तरह से वैचारिक रीसेट बटन दबाने जैसा था। रीसेट बटन, ये सुनने में बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक तख्तापलट नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक बदलाव की भी कोशिश थी। बिल्कुल। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण थे और उन्होंने मौर्य काल में बौद्ध धर्म को मिले राजकीय संरक्षण के उलट वैदिक परंपराओं को फिर से जिंदा करने की कोशिश की। इसीलिए इस दौर को अक्सर वैदिक पुनर्जागरण भी कहा जाता है। हमें महान वैयाकरण पतंजलि के लेखों से पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अच्छा। जो उस समय किसी भी राजा के लिए अपनी संप्रभुता का सबसे बड़ा ऐलान होता था। जी हाँ। और कला के क्षेत्र में क्या उन्होंने मौर्यों की विरासत को पूरी तरह मिटा दिया? नहीं, यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। उन्होंने विरासत को मिटाया नहीं बल्कि उसे एक नया रूप दिया। उन्होंने भरहुत स्तूप की मरम्मत करवाई और सबसे मशहूर सांची के महान स्तूप के चारों ओर जो लकड़ी की रेलिंग थी ना, उसे हटवाकर पत्थर की शानदार वेदिका बनवाई। वो आज भी वहां मौजूद है। तो एक तरफ वैदिक यज्ञ हो रहे हैं, दूसरी तरफ बौद्ध स्तूपों को और भव्य बनाया जा रहा है। ये तो बड़ा विरोधाभासी लगता है। इससे यही पता चलता है कि वो धर्म से ज्यादा अपनी शक्ति और विरासत को स्थापित करने में यकीन रखते थे। लेकिन क्या इस दौर में भारत बाहरी दुनिया से कट गया था? बिल्कुल नहीं। और यहीं से हमें उस दौर की असली तस्वीर मिलती है। तक्षशिला के एक यवन मतलब ग्रीक राजा थे एंटीएल्किड्स। उनका एक राजदूत था हेलियोडोरस। वो शुंग राजा भागभद्र के दरबार में विदिशा आया था, जो पाटलिपुत्र के बाद शुंगों की दूसरी राजधानी थी। एक मिनट, मतलब तक्षशिला से एक ग्रीक राजदूत शुंग राजा के दरबार में आता है? हाँ, और यहाँ के धर्म से इतना प्रभावित होता है कि वो खुद वैष्णव बन जाता है और एक गरुड़ स्तंभ बनवाता है। ये तो आज के जमाने के कल्चरल क्रॉसओवर जैसा लगता है। हाँ। ये उस दौर की सोच के बारे में क्या बताता है? ये यही बताता है कि उस दौर में संस्कृतियों के बीच दीवारें नहीं बल्कि पुल बन रहे थे। हेलियोडोरस का वो गरुड़ स्तंभ आज भी विदिशा में खड़ा है और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उस समय का भारत विचारों के लिए खुला था। ये सिर्फ एक राजनीतिक मुलाकात नहीं थी, ये 2 संस्कृतियों का संगम था। तो शुंगों ने वैदिक परंपरा और विदेशी संबंधों के बीच एक संतुलन साधा, लेकिन इतिहास बताता है कि ऐसे संतुलन अक्सर टिकते नहीं। हाँ। क्या उनके बाद भी ये स्थिरता बनी रही? नहीं, शुंगों के बाद कण्व वंश का एक बहुत छोटा लगभग 45 साल का शासन आया जिसे वासुदेव ने स्थापित किया था। वे एक तरह से केयर टेकर सरकार जैसे थे। असली शक्ति का उदय तब हुआ जब दक्कन में सिमुक नाम के एक महत्वाकांक्षी शासक ने कण्व वंश के आखिरी राजा सुशर्मा की हत्या कर दी। अच्छा। और उस राजवंश की नींव रखी जिसे हम सातवाहन के नाम से जानते हैं। और मत्स्य पुराण के मुताबिक इस एक ही वंश के 30 राजाओं ने लगभग 400 साल तक राज किया। जी हाँ, 400 साल। 400 साल, ये तो मुगलों के शासनकाल से भी ज्यादा लंबा है। चलिए सातवाहनों के इसी विशाल साम्राज्य में उतरते हैं। उनका शासन आखिर फैला कहाँ तक था? उनका मुख्य गढ़ तो आज का महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना था, लेकिन उनका असर कर्नाटक और मध्य प्रदेश तक फैला हुआ था। उनकी शुरुआती राजधानी कृष्णा नदी के किनारे धान्यकटक यानी आज की अमरावती थी।
बाद में उन्होंने अपनी राजधानी उत्तर में गोदावरी के किनारे प्रतिष्ठान यानी आज के पैठण में बना ली। इस भौगोलिक स्थिति का जरूर कोई रणनीतिक महत्व रहा होगा। निश्चित रूप से वे उत्तर के मैदानों और दक्षिण के पठार के ठीक बीच में बैठे थे। वे उस व्यापार मार्ग के मालिक थे जो उत्तर भारत को दक्षिणी बंदरगाहों से जोड़ता था। एक तरह से भारत के बीचों बीच के गेट कीपर थे और इसी ने उन्हें इतना शक्तिशाली बनाया। इस महान वंश का पहला बड़ा सितारा कौन था? सिमुक के बाद शातकर्णी प्रथम इस वंश के पहले महान शासक माने जाते हैं और दिलचस्प बात यह है कि हमें उनके बारे में ज्यादातर जानकारी उनकी पत्नी रानी नागनिका के लिखवाए नानाघाट अभिलेख से मिलती है। अच्छा, ये पुणे के पास है जी। और इस अभिलेख में एक ऐसी बात का जिक्र है जो सुनने में तो साधारण लगती है लेकिन उसका असर सदियों तक रहा। जमीन दान देने की प्रथा। क्या ये सच है कि यहीं से इसकी शुरुआत हुई? ये इसका सबसे पुराना लिखित सबूत है। इसी अभिलेख में पहली बार ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि यानी टैक्स फ्री लैंड देने का जिक्र मिलता है। ये उस समय धर्म और पुण्य का काम माना गया होगा, लेकिन असल में ये एक ऐसा इकोनॉमिक पेंडोरास बॉक्स था जिसे सातवाहनों ने खोला था। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब एक प्रशासनिक या धार्मिक फैसला जो उस समय सही लगा होगा, उसने आने वाली हजारों सालों के लिए भारतीय समाज की पूरी संरचना ही बदल दी। ये तो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस का एक क्लासिक उदाहरण लगता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जब राजा जमीन के टुकड़े दान में देने लगे तो उन टुकड़ों पर जिन्हें अधिकार मिला वो धीरे धीरे अपने इलाके के छोटे छोटे राजा बन गए। वे प्रशासनिक और आर्थिक रूप से आजाद होने लगे। इसी से केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई और उस व्यवस्था का जन्म हुआ जिसे हम सामंतवाद या फ्यूडलिज्म कहते हैं। तो इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। हाँ, इसका बीज यहीं पड़ा। ये समझना कमाल है कि कैसे एक फैसला सदियों तक गूंजता है। लेकिन सातवाहन सिर्फ योद्धा और प्रशासक ही नहीं थे। मैंने सुना है कि उनमें से एक राजा ऐसा भी था जो अपनी तलवार से ज्यादा अपनी कलम के लिए जाना जाता था। हाँ, और ये बहुत अनोखी बात है। वंश के 17वें शासक राजा हाल युद्ध से ज्यादा साहित्य प्रेमी थे। वे खुद एक बेहतरीन कवि थे और उन्होंने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नाम का एक काव्य संग्रह लिखा जिसमें प्रेम की 700 कविताएं हैं। वाह! उनके दरबार में गुणाढ़ जैसे विद्वान थे जिन्होंने बृहत कथा लिखी और शर्ववर्मन जिन्होंने संस्कृत व्याकरण पर कातंत्र नाम की किताब लिखी। ये दौर प्राकृत साहित्य का सुनहरा दौर था। अब बात करते हैं इस वंश के सबसे प्रतापी राजा की, जिनका नाम भी बहुत अनूठा है, गौतमीपुत्र शातकर्णी। उनके नाम के आगे उनकी माँ का नाम क्यों है? ये सातवाहनों की एक बहुत ही खास परंपरा थी जो समाज में महिलाओं के सम्मान को दिखाती है। राजा अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम लगाते थे, जैसे गौतमीपुत्र मतलब गौतमी का पुत्र या वशिष्ठिपुत्र वशिष्ठि का पुत्र। हालांकि राज सिंहासन तो बेटे को मिलता था। हाँ, समाज पितृसत्तात्मक ही था, लेकिन ये परंपरा फिर भी बहुत मायने रखती है। और गौतमीपुत्र शातकर्णी के बारे में हमें पता कैसे चलता है? क्या उनके अपने कोई रिकॉर्ड्स हैं? दिलचस्प बात यह है कि उनकी सबसे बड़ी प्रशंसक उनकी माँ गौतमी बलिश्री थीं। उन्होंने नासिक में एक अभिलेख लिखवाया जो सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं बल्कि एक बेटे के लिए माँ का गौरवगान है। इसमें उन्हें एकमात्र ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण और वर्ण व्यवस्था का रक्षक जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां दी गई हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने सातवाहनों की खोई हुई इज्जत और ताकत वापस दिलाई थी। तो क्या ये सिर्फ एक माँ का प्यार और बड़बोलापन था या वो सच में इतने महान थे? यही सवाल इतिहासकारों के मन में भी था और इसका जवाब उन्हें नासिक के पास जोगल थंबी में जमीन के नीचे दबे एक खजाने से मिला। खजाने से? जी हाँ, वहां हजारों चांदी के सिक्के मिले। ये सिक्के शक राजा नहपान के थे, जिन्हें गौतमी पुत्र का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था। लेकिन हर सिक्के पर नहपान के चेहरे के ऊपर गौतमी पुत्र शातकर्णी की मुहर दोबारा लगाई गई थी। अच्छा, ये एक तरह का पुरातात्विक माइक ड्रॉप था। ये इस बात का पक्का सबूत था कि उन्होंने नहपान को सिर्फ हराया नहीं बल्कि उसके खजाने पर कब्जा करके उसकी पहचान तक मिटा दी थी। वाह, ये तो किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। तो गौतमीपुत्र के बाद भी क्या सातवाहनों का दबदबा कायम रहा?
हाँ, उनके बेटे वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी भी एक अहम शासक थे। उन्होंने दक्षिणापथेश्वर यानी पूरे दक्षिण के स्वामी की उपाधि ली। उन्होंने शकों से लड़ने के बजाय कूटनीति का रास्ता अपनाया और शक राजा रुद्रदामन की बेटी से शादी कर ली। लेकिन उनके सिक्कों पर एक बहुत ही खास चीज मिलती है ना? वो जहाज का चित्र। सही कहा, उनके सिक्कों पर 2 पतवार वाले जहाज का चित्र मिलता है। ये दिखाता है कि उस समय तक सातवाहनों की नौसेना बहुत ताकतवर हो चुकी थी और उनका समुद्री व्यापार फल फूल रहा था। इतने बड़े साम्राज्य को जिसमें जमीन और समंदर दोनों शामिल थे, वे चलाते कैसे थे? उनका सिस्टम कैसा था? उनका प्रशासन मौर्यों से प्रेरित था, लेकिन उसमें सामंती लक्षण दिखने लगे थे। गांव के प्रशासन की जिम्मेदारी जिस अधिकारी पर होती थी उसे गोलमेक कहते थे। गोलमेक? हाँ, और गोलमेक एक तरह से उस गांव का कलेक्टर और पुलिस कप्तान दोनों एक ही व्यक्ति में था। उसके पास अपनी एक छोटी सेना भी होती थी। अच्छा, मतलब स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बहुत जुड़े हुए थे। बिल्कुल, और बड़े सैन्य शिविरों को कटक और स्कंधावार कहा जाता था। और अर्थव्यवस्था की बात करें तो हमने समुद्री व्यापार का जिक्र किया, लेकिन वे लेन देन के लिए किस तरह के सिक्के इस्तेमाल करते थे? ये उनकी एक और अनोखी बात है। उन्होंने भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा सीसे यानी लेड के सिक्के चलाए। सीसे के? ये तो बहुत अजीब है, क्योंकि सीसा तो बहुत नरम धातु है। हाँ, उन्होंने पुटिन, तांबे और कांसे के सिक्के भी चलाए, पर सोने के सिक्के लगभग नहीं मिलते। सोने के सिक्के नहीं थे, फिर भी अर्थव्यवस्था बहुत अमीर थी। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि उनका व्यापार खासकर रोम के साथ अपने चरम पर था। गुजरात का भड़ोज बंदरगाह उस समय दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक था। और वहां से क्या निर्यात होता था? यहाँ से जहाजों में भरकर कपास और मसाले रोम भेजे जाते थे और बदले में वहां से भारी मात्रा में सोना और चांदी भारत आता था। यह सोना सिक्कों के रूप में नहीं बल्कि धातु के रूप में आता था, जिसे वे खजाने में रखते थे। तो वे पैसे से अमीर थे और अपनी कला से भी। उनकी सबसे स्थायी विरासत शायद उनकी वास्तुकला ही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। महाराष्ट्र में पुणे के पास कार्ले का चैत्य इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये एक ही विशाल चट्टान को अंदर से काट कर बनाया गया एक प्रार्थना हॉल है, जो आज भी भारत का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत चैत्य माना जाता है। उसकी वास्तुकला देखकर यकीन नहीं होता कि ये 2000 साल पहले बिना किसी मशीन के बनाया गया था। और आंध्र प्रदेश में अमरावती स्तूप। अमरावती स्तूप तो सातवाहन कला का शिखर था। उसकी संगमरमर की मूर्तिकला इतनी बेजोड़ थी कि उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। अफसोस कि आज वो स्तूप अपनी जगह पर नहीं है, लेकिन उसके हिस्से दुनिया भर के म्यूजियम में रखे हैं और सातवाहन कारीगरों की कहानी कहते हैं। और अजंता एलोरा में भी उनका योगदान था? हाँ, माना जाता है कि अजंता और एलोरा की कुछ शुरुआती गुफाओं को बनवाने में भी उनका हाथ था। 400 साल का लंबा सफर। लेकिन कोई भी साम्राज्य हमेशा नहीं रहता। जब सातवाहनों की शक्ति कम हुई तो दक्कन का राजनीतिक नक्शा कैसा दिखा? कोई एक शक्ति उनकी जगह नहीं ले पाई, बल्कि कई क्षेत्रीय ताकतों ने सिर उठाया। कृष्णा गुंटूर के इलाके में इक्ष्वाकु वंश का उदय हुआ। इक्ष्वाकु? इनके बारे में क्या खास था? इनके बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि इस वंश के राजा वैदिक धर्म को मानते थे और अश्वमेध यज्ञ करते थे, लेकिन उनकी रानियां बौद्ध धर्म की बहुत बड़ी संरक्षक थीं। उन्हीं की वजह से नागार्जुनकोंडा बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। और जब दक्कन में ये सब हो रहा था, तब पूर्व में कलिंग यानी आज के ओडिशा में क्या कोई चुनौती उभर रही थी? बिल्कुल, और ये चुनौती बहुत बड़ी थी। कलिंग में चेदी वंश के राजा खारवेल का उदय हुआ। वे जैन धर्म के अनुयायी थे और उनका भुवनेश्वर के पास मिला हाथी गुम्फा अभिलेख सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि उस दौर के भारत की कहानी है। हाथी गुम्फा अभिलेख इतना खास क्यों है? क्योंकि इसी अभिलेख में पहली बार भारतवर्ष शब्द का इस्तेमाल एक भौगोलिक और सांस्कृतिक इकाई के रूप में किया गया है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, ये दिखाता है कि उस दौर में भी एक अखिल भारतीय पहचान की सोच पनप रही थी। राजा खारवेल ने जैन भिक्षुओं के लिए उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों में खूबसूरत गुफाएं भी बनवाईं। तो दक्कन में सातवाहनों के असली और सबसे शक्तिशाली उत्तराधिकारी कौन बने? बिना किसी शक के वे वाकटक थे। इस राजवंश की नींव विंध्य शक्ति ने रखी थी और वे उत्तर भारत के महान गुप्त साम्राज्य के समकालीन थे। इस वंश के राजा
प्रवरसेन प्रथम इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की और 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए। और यहीं पे उत्तर और दक्षिण की राजनीति एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है ना? एक बड़ा वैवाहिक गठबंधन होता है। हाँ, और ये भारतीय कूटनीति का एक शानदार अध्याय है। उत्तर भारत के महान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को गुजरात के शक शासकों को हराना था। इसके लिए उन्हें दक्कन से मदद चाहिए थी, तो उन्होंने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया। ये एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। और इस गठबंधन का नतीजा क्या निकला? रुद्रसेन द्वितीय की जल्दी ही मृत्यु हो गई, जिसके बाद प्रभावती गुप्त ने अपने छोटे बेटों की संरक्षिका बनकर कई सालों तक राज किया। ये वाकाटक गुप्त सहयोग का सुनहरा दौर था। इसी सहयोग की वजह से चंद्रगुप्त द्वितीय को शकों को भारत से पूरी तरह खत्म करने में मदद मिली। यह दिखाता है कि उस दौर में कूटनीति युद्ध से ज्यादा असरदार साबित हो सकती थी। वाकाटक काल में साहित्य और कला का क्या हुआ? क्या उन्होंने भी सातवाहनों की विरासत को आगे बढ़ाया? बिल्कुल। राजा प्रवरसेन द्वितीय ने खुद प्राकृत में सेतुबंध नाम का एक महाकाव्य लिखा, और एक बहुत ही रोचक मान्यता यह भी है कि महाकवि कालिदास ने कुछ समय उनके दरबार में बिताया था। और यहीं विदर्भ की खूबसूरत वादियों को देखकर उन्हें अपना अमर काव्य मेघदूतम लिखने की प्रेरणा मिली। जी हाँ, ऐसा माना जाता है। और कला के क्षेत्र में उनका योगदान इस समय में बना, और सबसे बढ़कर अजंता की विश्व प्रसिद्ध गुफा संख्या 16, 17 और 19 की शानदार चित्रकारी और मूर्तियां वाकाटक राजाओं के संरक्षण में ही बनी थीं। वे सातवाहनों की कलात्मक विरासत के सच्चे उत्तराधिकारी थे। तो मौर्यों के पतन से लेकर गुप्तों के उदय तक के इस लंबे दौर में शोंग, सातवाहन और वाकाटक जैसे राजवंशों ने न सिर्फ राजनीतिक स्थिरता दी, बल्कि भारतीय संस्कृति, धर्म, कला और साहित्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी सांची के स्तूपों, कार्ले के चैत्य और अजंता की गुफाओं में जिंदा है। बिल्कुल। और उनकी शुरू की गई भूमि अनुदान की प्रथा ने भारतीय समाज की संरचना को हमेशा के लिए बदल दिया। जो उत्तर और दक्षिण के बीच उन्होंने सांस्कृतिक और व्यापारिक पुल बनाया, वो आज भी भारत को एक सूत्र में जोड़े हुए हैं। आज की इस चर्चा के बाद ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि सातवाहनों द्वारा शुरू की गई भूमि अनुदान की जिस प्रथा ने सामंतवाद को जन्म दिया और शायद उस समय की जरूरत रही होगी, क्या उसी ने आगे चलकर भारत में छोटी छोटी क्षेत्रीय शक्तियों को इतना मजबूत कर दिया कि वे बाद के दौर में बाहरी आक्रमणों का एकजुट होकर सामना नहीं कर सकी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ज्ञानसार एक्स में इस ऐतिहासिक यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये पड़ताल पसंद आई तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।